الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض वहुव अल-अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह है जिसके सवाए बंदगी नहीं किसी की जानता है, जो पोशीदा है और जो जाहिर है। वो है बड़ा मेहरबान रहम वाला। वो अल्लाह है जिसके सवाए बंदगी नहीं किसी की। वो बादशाह है पाक ज़ात सब ऐबों से, आलिम अमान देने वाला, पनाह में लेने वाला, जबरदस्त दबाव वाला, साहिब अजमत, पाक है अल्लाह इनके शरीक बतलाने से। वो अल्लाह है बनाने वाला, निकाल खड़ा करने वाला, सूरत खींचने वाला, और इसी के हैं सब नाम खासे पाकी बोल रहा है इसकी जो कुछ है आसमानों में और जमीन में, और वही है जबरदस्त हिकमतों वाला। बेशक। जज़ाकल्लाह। Thank you, Jazakillah, Mr. Abdullah. Before we started, let me quickly tell you about a bit about the Success Map. We are a social enterprise that organize free webinars, training sessions, and event design to empower people like you, me, and just like us. We focus on personal growth, skill development, and volunteerism. In fact, we are organized by Al Khidmat Foundation in 2023 for positive impact we are made. And we are so proud to keep that momentum going. Now let's just talk about today's trainer. I'm thrilled to introduce Mr. Hamza Mansoor. He is currently the digital marketing manager at a top Swedish pharmaceutical company and has been working in digital marketing for over 3 years. अगर उनके प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट पे काम किए हैं फ्रॉम SEO to social media management and ad campaigns, helping businesses achieve incredible results. On top of that, Mr. Hamza is also a digital marketing trainer. एंड उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है जिसमें PNY ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट स्किल एंड स्पीयर यूनिवर्सिटी शामिल है। उनकी सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात यह है कि हाउ हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल दे आर। ही गिव्स यू रियल एक्शनेबल इंसाइट यू कैन यूज राइट अवे। We are really lucky to have him with us today. So let's give a warm welcome to Mr. Hamza Mansoor. Sir, over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। एंड आई विल मेक श्योर कि हमारा जो सेशन है ये आज 1 घंटा सवा घंटा जितने का भी जाता है उसको मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाऊँ। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, मुझे आप सिर्फ क्लियर कर सकते हैं कि आप लोगों की स्क्रीन है वो शो हो रही है या नहीं? Yes, sir. मुझे आपकी स्क्रीन शो हो रही ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, आज हमारा जो वर्कशॉप है उसका बेसिकली जो नाम मैंने रखा था वो रखा था अनस्पोकन फार्मूला ऑफ डिजिटल ग्रोथ।
और इस वर्कशॉप को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक आज का दिन था, जिसमें मैं एक आप लोगों को एक डार्क साइड दिखाना चाहता था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। वो साइड, वो फ़ॉर्मूला ग्रोथ, वो बातें जिनके बारे में बातचीत नहीं होती ना इंडस्ट्री में, ना स्टूडेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि वो उस कोर्स को सीखने आए हुए होते हैं। तो वो चंद चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा, अगर किसी बंदे का या आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो कुछ सोच के इस वर्कशॉप में है, तो प्लीज़ मुझसे पहले कर सकता है। क्योंकि मुझे कभी भी वर्कशॉप करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे में सेशन बोरिंग हो सकता है, बट आई विल स्टिल मेक श्योर कि वो कभी बोरिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये वाला जो तरीक़ेकार नंबर 1 है कि मैं बोलूँ और आप सुनते जाएँ, अगर आप करना चाहते हैं, मैं इस पे चल सकता हूँ। नंबर 2 जो मेरा तरीका होता है पढ़ाने का भी या वर्कशॉप्स अटेंड करवाने का, वो ये होता है कि यार 2 वे सेशन चलें। कि अगर आप मुझे चलाएँ, आप कोई क्वेश्चन पूछें कि सर ये बेसिकली मैं इस मकसद के लिए आया हूँ या आई हूँ, हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर कि जैसे अभी कुछ मैसेज आ रहे हैं लेकिन मैंने ओपन नहीं किया, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग माइक में उसको बोल सकें, क्योंकि जब मैं स्टार्ट लूँगा, तो हो सकता है मेरी नज़र वहाँ पड़े ना। मैं अपने सीक्वेंस में बोलता जाऊँगा। तो आप मुझे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे टोक सकते हैं कि अच्छा सर मेरे ज़हन में ये चीज़ चल रही थी, तो आप इसका ज़रा काइंडली बता दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मिस ऑलरेडी मेरा दे चुकी हैं कि ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। अल खिदमत, नेक्स्ट स्किल और एलयू ट्रेनिंग में भी करंटली मैं पढ़ा रहा हूँ। न्यास, पीएनआर ट्रेनिंग्स में मैं ये सारे कोर्सेज़ जो है ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और 2 ऑलमोस्ट सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर में मैंने जो है वर्कशॉप्स दी थी। अब मेन मकसद के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से ये वर्कशॉप जो है हमने ऑर्गेनाइज़ की। डार्क साइड बेसिकली क्या हो सकती है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की? अब स ऐसा है कि पिछले 2-3 सालों से हम बीइंग अ डिजिटल मीडिया मार्केटर, हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है। लिंक्डइन ओपन करते हैं, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, एसईओ एक्सपर्ट जो है उसके जो डेज़िग्नेशन है उस पे लिखा होता है। अब ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो मुल्क है वो इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल रेज़ोनेट करके इसको साथ लेके चल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तादाद के लिहाज से मैं देख रहा होता हूँ कि जो डेज़िग्नेशन लिखे हुए हैं, तो आउटकम वो क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं देख रहा हूँ कि 100 बच्चे की प्रोफ़ाइल पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटर या डिजिटल मीडिया मार्केटर, तो उन 100 में से कोई 10-15 भी नहीं होते जिनका अपना कोई ना कोई ब्रांड होगा, जो अपना कोई पेज रन करें अच्छे वे में। देखिए, पेज बनाना तो कंसीडर होता ही नहीं अब, हर बंदे का पेज बना हुआ है। आप पेज को चला कैसे रहे हैं, ये मायने रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती। अब आपका जो फ़ेसबुक मार्केटिंग है, अब आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो इस वाले डिब्बे में से कि आप पेज बनाएँ, ऐड चलाएँ और पैसा कमाएँ, से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अब ये डार्क साइड्स क्या हैं? पहली डार्क साइड है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना, कि जी हमारे पास है, हमसे कोर्स करें, 2-3 महीने में आप डॉलर से अच्छे खासे कमाना स्टार्ट हो जाएँगे। आप अन्नेवाह कमाना स्टार्ट हो जाएँगे। अब यहाँ से क्या होगा कि एक वो बच्चा जो बिल्कुल कच्चे ज़हन के साथ हमारे कोर्स में आया है, अब वो यही सोच कर है कि 2-3 महीने बाद मेरे घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बदल जाएगी, क्योंकि मैं कोर्स कर रहा हूँ। अब हकीकतन ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1000 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उनमें से शायद कोई 1-2 होंगे जिनको ड्यूरिंग कोर्स जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाए। बट अगेन उसमें मेरा कोई भी लेना-देना नहीं है। मेरा कोई अमल दखल नहीं, मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है। वो सिर्फ़ आपकी कहीं न कहीं आपकी कोई चलो अचीवमेंट कह सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ़-मुख्तलिफ़ तरीके से क्लाइंट को पिच किया होगा। तो चलो हम आपके उसके अंदर वो क्या कहते हैं क्रेडिट जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन इसका क्रेडिट कहीं पे भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या ट्रेनर को नहीं जाता। इसमें 80% आपकी लक मानी जाती है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ये कोर्स करूँगा तो मुझे कितने टाइम बाद जॉब मिल जाएगा और किस लेवल की जॉब मिलेगी? मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको अपनी जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं आपको आपकी जॉब की गारंटी क्या दूँगा? ओके। नंबर 2, मैंने आते-साथ ही कह दिया कि झूठ है कि जो भी आपको कहते हैं कि आप आएँ हमसे कोर्स करें और लाखों में कमाएँ। आप कमाएँगे, लेकिन देयर इज़ अ प्रोसीजर, एक आपको पूरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो अप करना है। एक ये दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म काम। तो आप कहते हैं सर वो भी क्या? ठीक है? फिर तीसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार जब सब कुछ हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, तो हम इंस्टीट्यूट्स क्यों जाते हैं? वो क्या बीइंग अ ट्रेनर मेरे पास इसका क्या जवाब होगा कि मैं इसको दूँ? तो अब बड़े 3 वैलिड क्वेश्चन आपके पास कि अब हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्यों करें? आपने बता दी कि जी डार्क साइड है। आपने बता दिया ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1000, 1500 में से 2000 में से किसी एक आधे को जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग में, वरना ऐसा नहीं होता कि आपको रातों-रात अमीर हो जाएँ। ठीक है? जॉब की गारंटी आप नहीं दे रहे। तो फिर सर हम ये कोर्स क्यों करें? हम इस तरफ क्यों आए? आप इस तरफ इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे आने से आपको बेसिकली एक विज़न मिलता है। अब वो विज़न किस चीज़ का मिलता है?
अब आपको जब सिखाया गया कि आपको 2 महीनों में, 1 महीने में आप डॉलर्स कमाना स्टार्ट हो जाएँगे, तो जब आप महीनों पे आ गए, 1 महीना, 2 महीना, इसका मतलब विज़न तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि विज़न तो कभी भी शॉर्ट टर्म होता ही नहीं, विज़न तो है कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ और इसका जो आउटकम है वो कहाँ पे होगा। मैंने ये वाला पेज क्यों बनाया है? ये चीज़ मेरा काम है कि आपके अंदर डेवलप करूँ। अब हो क्या रहा है इंस्टीट्यूट्स में, असाइनमेंट नंबर 1 क्या है? सबने कल फेसबुक पेजेस बना के लाने हैं। अच्छा ठीक है, या तो आपने उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हो तो समझ आता है। लेकिन अब ट्रेनिंग जब दी गई है उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, असाइनमेंट्स आ रही है वो क्या आ रही है? इसने रखा है उमर मोबाइल कवर्स, उसने रखा है अली मोबाइल कवर्स। अच्छा इसके पीछे विज़न क्या है? कोई कॉस्टिंग निकाली होगी आपने, आपको कोई बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, बेशक एक इमैच्योर पॉइंट्स हो लेकिन आपने कुछ तो तहकीक की होगी। नहीं मेरा नाम उमर था, मैंने उमर मोबाइल वो रख दिया, कवर रख दिया, कोई मसला नहीं। मोबाइल कवर ही क्यों? क्योंकि मैं अली के साथ बैठता हूँ, इसका मोबाइल कवर का तो मैंने भी मोबाइल कवर रख लिया। अच्छा उसने उसने देखा इन दोनों मोबाइल कवर का रखा है और क्या चल रहा है, चलो सर आप डिजिटल मार्केटर, मैं भी डिजिटल मार्केटर बन जाता हूँ। तो ये जब ये चीज़ें होती हैं इसका मतलब है आप शो करवा रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स के अंदर कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर ही नहीं रहे। और मेरा जो काम होता है हमेशा जब भी मैं किसी को पढ़ाता हूँ किसी इंस्टीट्यूट में या पर्सनली, मेरा काम ही टोटली सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना है। आप यूट्यूब खोलें आपको आई डोंट नो 1 लाख प्लस चैनल्स मिल जाएँगे जो आपको मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर सिखा रहे हैं। फिर आप लाइव सेशंस में क्या करने आते हैं? क्योंकि यूट्यूब आपको ऐड बनाना सिखा रहा है, यूट्यूब आपको ऐड चलाना सिखा रहा है, लेकिन यूट्यूब आपको ऐड ऑब्ज़र्व करना नहीं सिखा रहा। क्या आपको आप वो क्या टर्म्स हैं, वो क्या क्राइटेरिया है कि जिससे आपको पता लगे यार ऐड जो चल रहा है मैंने इसको अब रोक देना है क्योंकि सही परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। या मैंने इसके ऊपर अगर ₹1000 लगाया मैं इसको 2000 कर दूँ कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। वो सेंस जो है बिल्डअप करनी है, वो कैसे करनी है कि जो ऐड है अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। नंबर 1 नंबर 2 आपने पर डे बजट कितना रखना है? ये यूट्यूब आपको नहीं बता रहा। नंबर 3 वो आपको ये तो बता देगा टेस्टिंग ए/बी टेस्टिंग इसको कहते हैं। लेकिन असल में ए/बी टेस्टिंग जो करना है उसमें क्रिएटिव्स और जो ऑडियंस के साथ खेलना है या किस टाइम पे कौन-सा ऐड चलाना है, ऐड के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, 6-7 हैं, हमने कौन से टाइम पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक इंस्ट्रक्टर सिखा सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये वो सारी डार्क साइड्स हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स काम नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि लूप होल इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। वो आपको सिर्फ़ ये दिखा रहे हैं। ओके मिस इकरा ने जो है वो हाथ खड़ा किया कि जी मिस आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? मिस इकरा आपके मेरे पास नोटिफ़िकेशन है कि आपने जो है हाथ खड़ा किया, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे काइंडली बता दें, वरना हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, एनीवेज़ हम इसके ऊपर वापस आते हैं। तो अगर तो सॉरी अ, हम क्या बात कर रहे थे? बजट की। अगर तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में नाकाम हूँ, तो फिर पहली बात है मेरे यूट्यूब में कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 अब यहाँ पे मैं आपको कोई भी ये नहीं करूँगा कि यार आप जो है जॉब्स को छोड़ दें, गुलामी छोड़ दें, अपना काम करें। मकसद यही होता है पढ़ाने का कि यार आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। लेकिन अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 से 2 साल जो है एक अच्छी जगह पे जॉब करें। ताकि जितने भी छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जितनी भी छोटी-छोटी वो ख़ामी है कि आपको पता हो कि अच्छा बिज़नेस में क्या-क्या होता है। जब आप अगले का बिज़नेस सँभाल रहे होंगे, तब आप तैयार हो सकेंगे कि आप कल को अपना बिज़नेस सँभाल सकें। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब हमें क्या दिख रहा है कि यार हर बंदा डिजिटल मार्केटर बना है। बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ठीक है? इंस्ट्रक्टर भी समझ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर क्या है वही एक ही कोर्स को पढ़ा रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2 थ्योरेटिकल बेस कर रहे होते हैं कोई भी ज़्यादा काम प्रैक्टिकल बेस हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकल अगर हो भी रहा है तो एक ही तरह का काम है, ठीक है बेटा ये कैम्पेन्स है, एक कैम्पेन मैं आपको बना के दिखा दूँगा, कल आपने दूसरी बना के दिखा देनी। उसमें कोई भी मसला नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि जब उस ऐड के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई है, ए-बी हुआ है, सी-बी हुआ है, आप सिर्फ़ उसकी एब्रिविएशन बता रहे हो, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो होगा। आप उनका एल्गोरिथम ही नहीं समझा रहे। आप उनको वो चीज़ ही नहीं बता रहे, वो लूप होल नहीं बता रहे कि यार 1000 बच्चों ने पेजेज़ बनाए हुए हैं। आप ऐसा क्या बनाओ पेज में कि आपका पेज सक्सेसफुल हो जाए? पेज को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाएगा? पोस्टिंग का एल्गोरिथम क्या होता है? किस टाइम पे करना होता है? कितने महीनों तक आपने जो है रेगुलर पोस्टिंग करनी है? और कितने टाइम के बाद आप जो है अल्टरनेटिव साइट्स पे आ सकते हैं? ये बेसिकली मकसद होता है हमारा बताना। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो मैंने नोट किया है काम नहीं हो रहा। और इसीलिए वक़्त के साथ-साथ जब मैंने बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑब्वियसली मैं भी बिल्कुल एक रेगुलर वे में पढ़ाता था। 6 महीने, साल बाद मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ ये तो फिर एक ही तरह का बच्चा निकलता रहेगा। हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट के पीछे पड़ा है जबकि सर्टिफ़िकेट का कोई अमल दखल है ही नहीं। अगेन आई एम सेइंग बेटा ये जो गेम है ये सिर्फ़ इस बॉक्स से बहुत बाहर निकल चुकी है। आपका काम ये है ही नहीं रहा कि अब जो है आपने एक पेज बनाना है, अपनी पोस्ट लगानी और बूस्ट का बटन दबा देना। जिससे बहुत आगे गेम निकल चुकी है। ओके?
तो सर वो आगे की गेम बताएं हमें, वो आगे की गेम क्या निकल चुकी है? आगे की गेम ये निकल चुकी है कि हर बंदा कहने को, सिर्फ और सिर्फ कहने को कहता है कि जी मैंने ब्रांड बनना है। तो ब्रांड बनने के लिए क्या कर रहा है? कोई मतलब उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है? ब्रांड और मार्केटिंग में फ़र्क होता है। मार्केटिंग ये है कि आपको ये मेरी पोस्ट नज़र आ रही है, ये जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने 5,000 लगा दिया, 5 दिन का, 1000 पर डे, ठीक है? मुझे आई डोंट नो बस जिसके आई मीन जिसके लिए भी आपने चलाया था, लेट्स अज्यूम कि आपको रिज़ल्ट मिल गया। तो ये तो मार्केटिंग हुई कि आपने पैसा लगाया, आपको मुनाफ़ा हो गया, ठीक है? ब्रांड एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ब्रांड का ताल्लुक तो कभी भी शुरू में मुनाफ़े और नफ़ा-नुकसान से होता ही नहीं है। उसका तो एक विज़न होता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स की अगर कोई हिस्ट्री पढ़े, तो मैकडॉनल्ड्स की अगर आप मेडिकल साइड वाली जो स्टडी है, रिसर्च पेपर है, वो आप निकालो, तो मैकडॉनल्ड्स को डिक्लेयर किया गया कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड है, वो मैकडॉनल्ड के बर्गर्स हैं, ठीक है? अब ये तो एक हो गई अलग साइड, ये तो हम तब बात कर सकते हैं अगर मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या मैं कोई डॉक्टर हूँ और मैं आपको यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा ये है कि आप जो है नए से इंग्रीडिएंट्स की तरफ आएँ या घर के खानों को तरजीह दें। हम आज यहाँ पे क्या है, बीइंग अ डिजिटल मीडिया मार्केटर, अब हम उसके आए थे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकडॉनल्ड्स क्या करते हैं? मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है, ये हमें लगता है, ठीक है? हम सबको ही लगता है मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है, बट असल में बेटा मैकडॉनल्ड्स बर्गर नहीं बेचता। वो क्या बेचता है? बर्गर तो आप देखें ना, जिस तरह आपकी टाइम गुज़र रहा है, महँगाई बढ़ रही, जो गरीब है वो गरीब-तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर-तर होता जा रहा है। अब जो गरीब वाला है, जो गरीब-तर होता जा रहा है, उसके पास में मैकडॉनल्ड्स नहीं उसको ले सकता ना, जो बहुत ही ज़्यादा बेचारा लोअर मिडल क्लास होगा। तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फिर वो और ऑब्वियसली अब आज के जदीद दौर में हर बंदा एक-दूसरे की रेसिपी ईज़िली कॉपी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कोशिश की होगी। फिर भी आज भी जब हम मैकडॉनल्ड्स का नाम लेते हैं सॉरी, जब भी हम बर्गर्स का नाम लेते हैं, हमारे ज़हन में मैकडॉनल्ड्स क्यों आता है? जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लेते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोका कोला क्यों आती है? कोका कोला है, 7 अप है, स्प्राइट है, पेप्सी है, ड्यू माउंटेन है। कोका कोला में वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोका कोला क्यों ज़हन में आता है? बर्गर्स के अंदर हमारे मैकडॉनल्ड्स क्यों आता है ज़हन में? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने हमेशा एक्सपीरियंस बेचा है, उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा। अब आप जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, आप रेड बुल पे चले जाएँ, आप नाइकी पे चले जाएँ, आप जो है यही जिसकी एग्ज़ाम्पल है मैकडॉनल्ड्स, इसका इंस्टाग्राम ओपन कर लें। इंटरनेशनल जो इनका रियल है, एक तो होता है जैसे मैकडॉनल्ड्स आपको पाकिस्तान वर्ज़न भी मिलेगा, आपको इंडियन वर्ज़न भी मिलेगा, उनके मैकडॉनल्ड्स तो हर मुल्क में है। लेकिन जो ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स है, इस टाइम जो ओरिजिनल नाइकी है, जो ओरिजिनल रेड बुल का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आपको रेड बुल की बॉटल का केन कभी नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है? हम लोग का ये है ना कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी तस्वीर लगाओ फ़ौरन फ़ेसबुक पेज के ऊपर और लिख दो कि वैसे मार्केट में आपको मिलेगा लेट्स से 35,000 का, हमारे पास 32,000 है और जो भी इसके ऊपर परसेंट सेल बनती है 5%, 10% वो लगा दो आप। और उसके बाद हम अज़्यूम कर रहे होंगे कि यार अब जो है एकदम जो है भरमार आएगी ऑडियंस की, वो आके ये प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता और यही हम सबकी पहली गलती होती है। पेज बनाते साथ ही हम सेल्स की तरफ जाते हैं। आप सेल्स क्यों कर रहे हो? आपको कौन जानता है? आप 10% या 100% भी डिस्काउंट लगा लोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। 2-3 खरीद भी सकते हैं लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते ना जब हम ऑन द होल बात करते हैं कि सेल्स जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ देखिए 3 बंदों ने सेल लिए मुझसे। मुहावरतन नहीं लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम उसको बोल रहे होते हैं। क्योंकि आपने बेस ही नहीं बनाई, आपने फाउंडेशन ही नहीं बनाया, आपने वो वाला एलिमेंट व्हाई मी या व्हाई अस वाला एलिमेंट आपने जनरेट ही नहीं किया। तो जब आपने वो वाला एलिमेंट जनरेट नहीं किया तो आप ब्रांड कैसे बन सकते हो? तो ये एलिमेंट मैकडॉनल्ड ने किया। रेड बुल ने क्या किया? रेड बुल ने ये नहीं कहा कि मुझसे आप जो है एक जो इनकी एनर्जी ड्रिंक है वो खरीदो। मैं सस्ते में बेचूँगा आपको और इससे आपको बहुत ज़्यादा वो क्या है क्या एनर्जी आएगी, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, नहीं। उसने क्या बेचा? एक्सपीरियंस। किस चीज़ का? थ्रिल का। अगर आप थ्रिल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप कोई हट के काम करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एडवेंचरस काम करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले ये भी तो हमें पहले सबसे पहले अपनी जो डायरेक्शन है ना, दिमाग की डायरेक्शन अपनी प्रोडक्ट के लिए, उसको थोड़ा-सा रीबिल्ड करना होगा, रिपोज़िशन करना होगा, उसकी डायरेक्शन देनी होगी, कि मैंने करना क्या है? जो मैंने शुरू में बात की थी 2 दफ़ा कि ये जो है सिंपल पेज बनाओ, प्रोडक्ट की तस्वीर लगाओ और यहाँ पे बूस्ट का बटन दबाओ। ये सब बहुत आगे निकल चुकी है। ये तो लास्ट स्टेप बन जाता है आपका, बूस्ट का बटन दबाना या ऐड चलाना। पहले आप वो एक्सपीरियंस तो क्रिएट करें। मैकडॉनल्ड्स के पेज पे जाएँ, वहाँ बर्गर की क्यों नहीं तस्वीरें लगी हुई? ना बिग मैक की है, ना मैकरॉयल की, जो भी उनके बड़े-बड़े बर्गर्स हैं, छोटे बर्गर में किसी की तस्वीर ही नहीं है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको मिलेगा जॉय, फन,
पर एक बच्चा जब उसको खोलेगा तो उसको उस पेज से एक एक रेजोनेशन फील होगी। उन्होंने कहीं पे ये क्रॉस मार के नहीं लिखा होगा कि 1000 रुपए का 800 रुपए में मिल रहा है। नो, ये होता है नॉन ब्रांड की स्ट्रेटेजीज कि लेट्स से एक एबीसी ग्रुप है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग 30,000 में पढ़ा रहा है, मैं आपको ओके 22,000 में पढ़ाऊंगा, आ जाए फटाफट सेल 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 सेल। ये तो फिर अब आप वो बन गए ना जो लोकल, जिस तरह हमारा पहले कभी ब्रांड्स का जब जमाना नहीं था, तो वो जो एक कपड़ों का वो चल रहा होता था, जिस केबल्स के इश्तेहार चल रहे थे, तो आप वो बन गए। आप वो ना बने, क्योंकि वो हर बंदा बना हुआ है। इन सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो लबे लुबाब है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने आप को पहले दिन से आपने ब्रांड बनाने की पोजीशन में रखना है। और ब्रांड का ताल्लुक बेटा वक्ती नफा नुकसान से नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है विजन से, कि मैं क्यों लेके आया। मैकडॉनल्ड्स का विजन, मैकडॉनल्ड्स ने पेनिट्रेशन किस तरह की मार्केट में। मैकडॉनल्ड की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो मैकडॉनल्ड जो क्या कहते हैं फास्ट फूड चेन में वो पहला वो ब्रांड है जिसने अपने ब्रांड के अंदर, अपने उस जगह के अंदर बच्चों के लिए प्ले सेक्शन बनाया। मतलब उसका कस्टमर कौन था? बड़े लोग थे। ठीक है, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर जैसे अगर किसी को फर्क नहीं पता तो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ पैम्पर लेने जा रहा हूँ अपनी बेटी का फार्मेसी में या किसी मार्ट के ऊपर। ठीक है, तो कस्टमर मैं हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए और उसने मुझे पैम्पर दी। लेकिन कंज्यूमर कौन है? मेरी बेटी। तो कंज्यूम कोई और करे लेकिन कस्टमर कोई और है। तो यहाँ पे भी क्या था, कस्टमर अलग था, कंज्यूमर अलग था। इन्होंने मैकडॉनल्ड ने कंज्यूमर को कस्टमर नहीं बनाया। मतलब इन्होंने जो इश्तिहारात हैं वो माँ बाप या बड़े बच्चों को या लोगों को नहीं बनाया, दिखाया। उन्होंने चीज किसके लिए की? बच्चों के लिए की। ठीक है, यहाँ पे हालांकि कंज्यूमर कौन था? माँ बाप या जो बड़े लोग हैं। तो कस्टमर किसको बनाने की कोशिश की? उन्होंने बच्चों को बनाने की कोशिश की। किस तरह से? उनकी मन पसंदीदा चीज से। बच्चे आपको पता है नहीं खाते, माँ बाप को पीछे फिर फिर के खिलाना पड़ता है। बच्चों का सारा ध्यान किस में होता है? सबसे पहले टॉय सेक्शन में, प्ले एरिया में। और अगर आप किसी खाने की जगह पर जाएं तो वहाँ पे ड्रिंक्स या किसी के अंदर कोई टॉय निकला है या फिर कोई भी उनकी जूस टाइप चीजें, यही चीजें मैकडॉनल्ड ने उनके साथ खेलना स्टार्ट की। क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ों के पास लॉजिक्स होते हैं कि यार अभी पैसे नहीं, या कल को हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बच्चों के पास क्या होती है? जिद होती है। तो इसलिए जो इश्तेहारात बनाए गए थे वो किसके लिए बनाए गए थे? बच्चों के लिए बनाए गए थे, ताकि बच्चे जिद करें। जब बार बार जिद की जाएगी तो एक पॉइंट होगा कि माँ बाप कहेंगे चलो ठीक है इस वीकेंड पर हम चलते हैं, देखते हैं। तो ये उनके बेसिकली स्टडी का पार्ट था कि हमने जो है अट्रैक्ट किसको करना है। उन्होंने बच्चों को करवाया। फिर मजीद उसमें क्या किया? अब देखिए, बच्चों के लिए अलग उन्होंने एक सेक्शन निकाला, किड्स सेक्शन। कि ठीक है, उनको बर्गर से मतलब नहीं है, माँ बाप को पता है बर्गर नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चा आप क्यों उसकी जिद करेगा कि उसमें क्या होगा? खिलौना होगा। उन्हें किससे मतलब है? उन्हें सेल्स से मतलब है, और वो सेल्स जनरेट करवाई जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, जो चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा यार, अब लाहौर के अंदर कैफेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई नहीं भी गया होगा तो उसने आर्केडियन कैफे का एटलीस्ट नाम बहुत सुना होगा। बहुत सारे कैफेज हैं, एमएम आलम पे लाइन लगी पड़ी है। एक डिफरेंस बताता हूँ आपको। किसी भी आप फाइन रेस्टोरेंट में जाए ना, या वहां पे आप किसी फाइन रेस्टोरेंट कर लें, फाइन डाइनिंग कर लें या कैफे कर लें, वहां पे अगर आप स्टार्टर्स में इनका कोई सैलेड भी ऑर्डर करवाते हैं तो वो लाजमी 1000+ होता है मोस्टली रेस्टोरेंट्स में। या अगर कहीं कम भी होगा तो 800 से कम का नहीं होगा। ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप कोई स्टेक या कोई इनकी कॉन्टिनेंटल डिश मंगवा लेते हैं तो वो तो 1500 1800 से कम की होती नहीं है। इसका मतलब है मैं अगर अकेला भी जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार आज जो है मुझे कहीं से पैसे हैं और मैंने आज सही अपना ना पेट भर के अपनी मनपसंद खाना खाना है, लेविश खाना खाना है। ओके, मैं स्टार्टर्स भी मंगवा लिया 1000 का, मैं लेट्स से 1000 का मैंने सैलेड मंगवा लिया। फिर साथ में मैंने एक उनकी मेन मेन कोर्स है वो मंगवा लिया, वो लेट्स अज्यूम 1500 का हो गया। और साथ में मैंने डिजर्ट में जो उनका सबसे मशहूर है मोल्टन लावा केक, वो मंगवा लिया। ये कमो बेश सिर्फ मेरा अकेला बंदा किस पे होगा? 4000, 4 से 5000 का मेरा बिल बनेगा। अभी इसी को ले आता हूं, मैं मैकडोनल्ड्स में आ गया। मैकडोनल्ड्स में मैं उनका सबसे महंगा बर्गर लेता हूँ, और वो भी थोड़ा सा मील को मैं अपसाइज करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से गालबन 1500 शायद बनेगा या 1600 मेरा बिल बनेगा। अब 1500 1600 शायद उनका खाली डिजर्ट का मोल्टन लावा होगा, और यहाँ पे मैकडोनल्ड का सारा खाना खा के मेरा वो क्या बन रहा है? बिल वो बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ये बात बताने के लिए कि जब आपने बिजनेस करना है तो वो जो बॉक्स था उससे निकल के क्या क्या सोचना है आपको। अब मैकडोनल्ड्स को पता है कि यहाँ पे एक बंदा पूरा मील भी लेता है, इसमें वो अपसाइज भी करवा लेते हैं, तो 2000 से ऊपर नहीं जा रहा। अकेले एक बंदे की बात करूं, लेकिन रेस्टोरेंट और कैफेज में ठीक है एक बंदा के ऊपर 4 से 5000 है, मतलब 2x का फर्क आ रहा है।
अब आप नोट करें, कभी आप मैकडॉनल्ड्स में सोफा देखेंगे? नहीं देखेंगे, आपको कभी सोफास नहीं मिलेगा। आपको किसी फास्ट फूड चेन में सोफास नहीं मिलेंगे। ये सोफा, ये लग्जरी सिटिंग, ये आरामदेह निशिस्त, बल्कि कहना चाहिए जो आरामदेह निशिस्त है वो आपको कहाँ मिलेगी हमेशा? ये आपको इन कैफेज में मिलेगी। क्यों? मैकडॉनल्ड्स का जो कारोबार चलता है, जो उनका बिजनेस चलता है, वो फुटप्रिंट्स पे, सॉरी सॉरी फुटप्रिंट्स क्या, फुटस्टेप्स पे चलता है। नंबर ऑफ फुटस्टेप जितने ज्यादा होंगे उतना जो है वो सेल्स ज्यादा जनरेट होगी। तो इसीलिए वहां पे कभी भी आरामदेह जो है निश्चित वो नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैकडॉनल्ड बैठे तो आप बार-बार उठ रहे हो कि यार ये क्या है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन वहाँ का जो एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, वहाँ का जो एक माहौल, एक एम्बियंस होता है, वो इस तरह कि यार आप बैठते हो कभी उसके बाद रिलैक्स होके बैठे नहीं रहते, पौना-पौना घंटा, 1-1 घंटा। आप नोट करें, अगर तो आप अकेले हैं, तो आप हार्डली उसके बाद 2 या 3 मिनट बैठेंगे, टिश्यू वगैरह से साफ वगैरह करेंगे, अपनी टेबल साफ करेंगे और चले जाएँगे। अगर आप किसी के साथ हैं, तो आप अगले के खाने का जो है खत्म होने का वेट करेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो एक रिलैक्स होके आप बैठे हो और पीछे आपने कोनी यहाँ पे रखी है, वो सीन नहीं होता। वो कहाँ होता है? कैफ़ेज़ में होता है। क्यों? उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। देखिए मैकडॉनल्ड्स माना ब्रांड है, लेकिन अगर एक ब अंडे वाला बर्गर है, वो भी अब मोस्ट सी जगहों पे 150 का मिल रहा है, ठीक है? तो मैकडॉनल्ड का जो सबसे सस्ता बर्गर है, वो ₹325 का है। तो एक बंदा जो अगर 150 का बर्गर खा रहा है, तो उसे ये भी पता है कि मैं 150 उसमें और डाल दूँ या 170 और डाल दूँ, मैं मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्गर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैकडॉनल्ड कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसकी 50,000 सैलरी ऊपर होगी, वही आ सकता है। एक एक एलीट क्लास या अपर मिडल क्लास आ सकती है, ठीक है? लेकिन ये जो कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे एक एक थोड़ा-सा एक आ जाता है कि हाँ यार, एक एक वो लाइन लग गई है। कि यार इससे ऊपर वाले लोग ही आ सकते हैं क्योंकि ये महँगा काम है। ठीक है? 5-6 हज़ार, अगर 2 बंदे हैं फिर तो 8 से 10 हज़ार का आपका खर्चा ही खर्चा है। तो वहाँ पे इसका मतलब अगर सिर्फ़ 2 बंदे आए हैं, जो कि 10,000 बना के गए, तो वहाँ पे 2,000 और यहाँ पे मैकडॉनल्ड को 5 से 6 वो बंदे चाहिए और यहाँ पे सिर्फ़ वो 2 बंदे हैं। तो ये बताने का मकसद बेटा ये है आप लोगों को कि जब भी आप एक काम स्टार्ट करते हो तो आपने पूरा एंगल से देखना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है? मुझे डिज़ाइनिंग क्या रखनी है, मेरी डिज़ाइनिंग टोन क्या होनी है। किसी जो बंदे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हैं, उनको भी नहीं ये बात अनफॉर्च्यूनेटली सिखाई जाती, उनको भी नहीं, कि कलर्स को पहले पढ़ा जाता है। ये जो जैसे अब ये है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे ना डिजिटल मार्केटिंग येलो में लिखना अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ब्लैक के ऊपर येलो का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे पहले देखना है यार ये ठीक है, यहाँ पे तो प्रेज़ेंटेशन अलग चीज़ है, लेकिन अगर यही कलर मैं अपने ब्रांड लोगो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांड है और वहाँ पे मैं ब्लैक एंड येलो यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले मुझे समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या मैं वहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं सर्विस दे रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे पढ़ना है एजुकेशनल सेक्टर के अंदर एजुकेशन सेक्टर जो है वो कौन-सा कलर जो है एजुकेशन सेक्टर को रिप्रेज़ेंट करता है। पहली बात ये, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जब एक ब्रांड बनना होता है ना, जब एक फ़ेसबुक का पेज भी बनना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? लोगो होता है। तो इसका मतलब है लोगो पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है? आपको क्या पढ़ना है? आपको कलर्स पढ़ने हैं। क्योंकि आपको ये देखना है कलर्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कौन-सी कलर कौन-सी कैटेगरी को रिप्रेज़ेंट करता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 अब हर बंदा तो मेरी सपोज़ को अगर फ़ेसबुक में जब आप यूँ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो उसको रोक के यूँ पढ़ेगा नहीं कि ओके यार इसने क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोग उसको स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। इसका मतलब है मुझे सिर्फ़ ये पढ़ना है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन-सा जो कलर है, वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठ जाता है। इसका मतलब है मैं ये चाहूँगा अगर एक बंदा एकदम यूँ करके भी उतार दे, तो वो कलर जिसको मैं हाइलाइट करूँ जैसे यहाँ पे मैं हाइलाइट किसको करवाना चाहता हूँ, 2 चीज़ों को करवा सकता हूँ। या तो मैं डार्क साइड को करवा सकता था या मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को करवा सकता था। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को मैंने इसलिए करवाया कि जब आप इसको देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप इसके पीछे वाले हिस्से को भी देखेंगे और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, तो मैंने उसको वहाँ पे फ़ोकस करवाया। तो हमने ये देखना होता है कि अगर एक नज़र में भी यूँ शू कोई गाड़ी पे भी मेरा वो बिलबोर्ड देखे, तो वो कौन-सा वर्ड है, जिसके ऊपर मैं फ़ोकस करवाना चाह रहा हूँ। उसको आप बोल्ड रखते हैं, एक सीक्वेंस चल रहा है ना, अगर उस वाले को आप थोड़ा-सा बाहर रखेंगे इस तरह। कलर अलग होगा, जो कि ह्यूमन ब्रेन को याद रहता है और कैटेगरी को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो आपकी और वो होगा थोड़ा-सा बोल्ड और बाहर। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, जो यहाँ से काम स्टार्ट होता है और ये किसी को नहीं सिखाया जाता। नंबर 2 इसके अंदर ह्यूमन साइकी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा ब्रांड खोलना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी सेल्स जनरेट करना चाहते हैं बेटा, तो आपको ह्यूमन साइकी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है, उसको हम कहते हैं एंकर मार्केटिंग, ठीक है? एंकर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके अंदर का आपने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ बेचने हैं, तो वहाँ पे आपने ह्यूमन साइकी के साथ खेलना कैसे है। एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आपको उसकी। ये मैंने देखें, आपको
मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से सीखता हूँ। कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया होता। ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील से सीखता हूँ। अब रील पे आपको पता है कि जिस तरह का आप कंटेंट देखते हैं, आपका एल्गोरिथम उस तरह सेट हो जाता है। अब मेरा एल्गोरिथम सारा इस तरह का सेट है। अगर आप में से कोई यहाँ पे इस वक़्त ऐसा बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो कि रील्स वगैरह इस तरह की देखती हैं, तो जो मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप कहेंगे, हाँ, ये तो मैंने भी सुनी हुई है। जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं 80% यहाँ से सीख रहा होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अब आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसका कितना हिस्सा कंज़्यूम करके अपने आप को ऊपर लेके जाता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा दूसरे बंदे के पास है, वो बंदा बिरयानी बेचता था। उसने कहा कि यार, आपकी जो छोटी प्लेट है बिरयानी की, वो कितने की है? उसने कहा ₹2 की। मान लेते हैं कि बहुत पुराने ज़माने की हम बात करें। अब छोटी प्लेट मतलब हाफ प्लेट जो है ₹2 की, तो ऑब्वियसली जो बड़ी प्लेट है, फुल प्लेट, वो कितने की होगी? ₹4 की होगी। अंडरस्टूड सी बात है। बिज़नेस का एक असूल है। हमें पता है कि जो हमारा प्रॉफ़िट है वो किसमें होगा? ऑब्वियसली जो में चीज़ महँगी है। लेकिन जो चीज़ महँगी है वो बिकती भी कम है। देखा ना, अब हर बंदा तो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो हमेशा सस्ते वाली चीज़ को लेता है और सस्ती में जो प्रॉफ़िट का जो मार्जिन है वो तो निकलता नहीं। तो उस बंदे ने दूसरे बंदे को कहा, "यार, आप एक काम करो, आप जो छोटी प्लेट है ना वो ₹3 की कर दो।" तो उसने कहा, "लेकिन करना ही क्यों है? मतलब इससे होगा क्या और ये क्यों करूँ मैं?" उसने कहा, "देखो, बात को समझो। जो बंदा छोटे हाफ प्लेट पे यानी कि ₹2 दे रहा है, तो ₹1 उसके लिए ज़्यादा तो है नहीं, तो वो ₹3 भी दे देगा।" तो उसने कहा, "यार, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ₹3 पे छोटी तो बेच सकता हूँ, लेकिन मैं ₹6 पे बड़ी प्लेट नहीं बेच सकता। ₹2 की जब छोटी प्लेट थी, बड़ी प्लेट ₹4 की थी। ₹3 की जब छोटी प्लेट थी, तो बड़ी प्लेट ऑटोमैटिकली ₹6 की हो जाएगी।" तो उसने कहा कि यही तो सारा फंडा है। ये तो सारा मार्केटिंग का रूल है कि आपको किसने कहा कि आप बड़ी प्लेट को चेंज करो। मैं तो सिर्फ़ छोटी प्लेट को चेंज करने को कह रहा हूँ। जब छोटी ₹3 की होगी और बड़ी ₹4 की होगी, तो जो बंदा छोटी को ₹3 में खरीदा है, तो वो ₹1 देके बड़ी प्लेट को खरीद लेगा। अब हमें पता है कि मुनाफ़ा किसमें, जो आपका महँगा प्रोडक्ट है, उसके बिकने में। तो ये वो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें। जब आप कहते हैं ब्रांड बनना है, ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं उसके। जिसमें एक पोज़ीशनिंग आ जाती है। वो भी मैं बताता हूँ कि पोज़ीशनिंग आपने कैसे करनी होती है। ठीक है? इससे पहले ये मैं आपको सिखाना चाहता एंकर मार्केटिंग। ठीक है? कि आपने जो महँगी चीज़ है उसको बिकवाना है। ठीक है? और आपको पता है मोस्टली लोग जो दरमियान वाली चीज़ है उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसका फ़ासला इससे बहुत ज़्यादा इतना ना रखो कि एक ख़ास तबका ही इसको खरीद सके। इसको इतना रखो, मतलब उसकी वैल्यू भी ना गिरे, एक वर्थ रहे। लेकिन अगला बंदा एक दफ़ा यही सोचे, यार, अगर मैं 250 का जो है ये रेगुलर साइज़ का इनका बर्गर ले रहा हूँ, तो प आज के दौर में ₹50 तो कुछ भी नहीं है। तो मैं 50 और डाल के 300 में इनकी फुल मील क्यों ना ले। तो ये हमेशा अपनी जो भी आपने सर्विस या प्रोडक्ट की डील्स निकालनी है, उनको कुछ इस तरह से सोचो कि क्या कर सकता हूँ। फिर इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप कोई फिज़िकली अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, तो उसमें आज अगर आप नोट करें तो मार्केटर्स ये काम बहुत करते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट में, अगर आप कहते हैं कि यार, मैं यहाँ पे हॉस्टल में रह रहा था, हॉस्टल बंद हो गया। अब मुझे कोई एक एक कमरे का अच्छा-सा अपार्टमेंट चाहिए। अब रियल एस्टेट वाला बंदा कहेगा, ठीक है यार, आपका बजट कितना है? आप कहोगे, यार, बहुत कर करा के मैं 25,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता आपको पर मंथ। मैं 25,000 से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता पर मंथ। वो कहेगा, ठीक है, एक है कमरा 25,000 का है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब वो आप वो कमरा देखोगे, आप कहोगे, यार, ये तो इंतहाई मतलब खस्ता हालत, वीरान और जंगल-नुमा, ये क्या आप मुझे कमरा दिखा रहे हैं? अब वो आपको कहेगा, सर, आपका बजट ही इतना है। लेकिन फिर साथ ही वो कहेगा, सर, इसके बिल्कुल साथ ही ना, मतलब एक गली छोड़ के एक और कमरा है। बजट उसका थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन आप एक दफ़ा देख लें, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हम उसी के रेफ़रेंस से कुछ और देख लेंगे। अब आपका माइंडसेट क्या होगा? हाँ, चलो, मुझे मुझे एक रेफ़रेंस मिल जाएगा कि यार, मुझे इस जैसा कोई और दिखाओ। जब आप वो देखेंगे, वो क्या होगा? इंतहाई लग्ज़री किस्म का। ठीक है, क्या शानदार! क्या आप कहोगे, यार, ये क्या ज़बरदस्त कमरा है। और जब आप उसकी प्राइस पूछेंगे, तो कहेगा, सर, वैसे तो 40,000 का, लेकिन ऑब्वियसली आपने लेना नहीं। अगर कोई सीरियस बायर होता है, तो फिर हम उसमें कमी-बेशी कर लेते हैं। अब आप कितना कम कराओगे? 40 के बाद आप उसको 35 या बहुत ज़्यादा तरले-मिन्नतें करके आप 32 पे ले आओगे। अब आपको भी पता है कि यार, आपका बजट था वैसे 30 तक, लेकिन हाँ, ह्यूमन नेचर है ना, हम उसको कहेंगे 25, क्योंकि हमें पता है मैं 25 बोलूँगा तो मुझे कुछ काम का जो कमरा नज़र आएगा वो 30 तक का मिलेगा। ठीक है? और यहाँ 35 में बहुत ही लग्ज़री मुझे मिल रहा है, तो आप फ़ौरन इसको डन करोगे। तो ये बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी थी। रियल एस्टेट वालों ने हमेशा एक कमरा, स्पेशली इस तरह के केसेज़ में, एक सैंपल के तौर पे रखा होता है कि जिसको रिजेक्ट करवा के अपना जो मेन कमरा है, वो बिकवाया जाए। क्योंकि देखिए ना, आपने 25 कहा, वो डायरेक्ट 40 या 41 वाला कमरा दिखाता, ऑब्वियसली आपने कहा था, यार, आप क्या कर रहे हो? मैं 25 कह रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट 40 पे ले गए, 30 भी नहीं 40 पे ले गए। तो इसलिए क्या किया गया, पहले आपका माइंड बनाए।
तो ये अब ये बेटा आपने देखना है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ या मैं क्या काम कर रही हूँ और उसमें मैं ये चीजें कैसे लेके आ सकती हूँ। जो भी हमने भी एंकर मार्केटिंग पढ़ी या जो हमने एक सैंपल रेफरेंस वाला देखा, हमने मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल देखी, हमने रेड बुल का देखा, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब ब्रांडिंग को मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। एक मिनट, आप लोगों के मैसेज काफी आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ अगर किसी को स्पेसिफिक सवाल है। आई वांट टू रिकॉर्ड क्लास रिकॉर्ड, थैंक यू, ओके। ओके, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में सॉरी ब्रांडिंग में दो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली चीज, मेरे ध्यान में पॉइंट चल रहा था वो स्किप हो गया, मैं उसको सोच रहा हूँ मैं क्या बताने लगा था। यस, रीपोजिशनिंग। देखें, रीपोजिशनिंग क्या चीज होती है। रीपोजिशनिंग ये चीज होती है कि आपने एक प्रोडक्ट निकाला, वो कुछ भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मोबाइल है, इसलिए मैं बार मोबाइल उठा लेता हूँ इंटेंशनली। एक प्रोडक्ट आपने निकाला और वो प्रोडक्ट वैसे तो बहुत सारे काम करता होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपने प्रोडक्ट की, मतलब जहां मैं काम कर रहा हूँ। जिस तरह मिस ने बताया था कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। अब वहां पे हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि खवातीन में एक बीमारी होती है पीसीओएस, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पे, जहाँ पे इसकी रेशियो सबसे ज्यादा है। हमने उसकी एक मेडिसिन निकाली। अब एक तो सिंपल तरीका बेटा ये है कि आप जिनोवा, उसका नाम है जिनोवा, मैं जिनोवा को बेचना स्टार्ट कर दूं डिटेली कि जी पीसीओएस का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूरोपियन फार्मूले के मुताबिक तैयारशुदा एक ही प्रोडक्ट पीसीओएस का खात्मा है, जिनोवा। पीसीओएस का मुकम्मल हल, जिनोवा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका होता है कि इसकी पोजीशन मार्केट में बिठाना, कि यार जब बंदा नाम सुनता है देखो अब पैराडोल कई सारी चीजों के लिए होता है, लेकिन मोस्टली अगर आप लोगों से पूछें तो वो क्या कहते हैं, यार सर दर्द के लिए मैं पैराडोल यूज करता हूँ, या फिर जिस समय थकावट है, मैं लेथार्जिक फील कर रहा हूँ तो मैं पैराडोल यूज करता हूँ। उसके अलावा भी इसके एक दो और काम हैं, लेकिन ये एक दो ज्यादा टॉप पे हैं जब हम पैराडोल को सर पे करते हैं। तो उसका मतलब है उन्होंने इसकी रीपोजिशनिंग ऐसी की। अब मैंने ये सोचा कि सर जिनोवा ओवरऑल तो पीसीओएस के लिए है, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली इसको एक रीपोजिशनिंग इसकी करनी है, इसकी रीपोजिशनिंग सॉरी मैं बोल रहा हूँ, री का वर्ड तो तब हम यूज करेंगे कि एक दफा पोजिशनिंग कर चुके हैं, अब दोबारा से कोई और हम काम जो है वो सोचने लगे। हम इसकी पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं मार्केट में। तो मैंने देखा कि यार निशानियां क्या होती, सिम्टम्स क्या हैं कि आपको पता लगे खवातीन को कि मुझे पीसीओएस है। ओके, मैंने सारी निशानियां पढ़ ली। अब उनमें एक था एकनी, कि चेहरे पे एकनी हो जाना, और एक था वेट गेन। अब मैंने अपने सीईओ से डिस्कस किया कि सर वो स्वीडन में होते हैं, कि सर सितंबर स्टार्ट होने वाले हैं। ये हमारी मीटिंग हुई थी अगस्त के एंड में या मिड में। सितंबर से सर मार्च तक पाकिस्तान में ना अब चलना है वेडिंग सीजन। अब वेडिंग सीजन ऑब्वियसली एक ऐसा आपका एक वो जो दरमियान का टाइम है यार, शादियों का। इसमें हर औरत या हर जो लड़की है वो यही चाहेगी कि वो अपनी शादी वाले दिन तक, मतलब जब शादी करीब है बिल्कुल अनकरीब, तो एक तो सबसे पहले स्मार्ट दिखे, और नंबर 2 उसकी स्किन वो बहुत ग्लो कर रही है। और यही दो चीजें हमारी जिनोवा में। तो क्यों ना हम इस वक्ती तौर के ऊपर जिनोवा की पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके स्पेसिफाई कर दें, नीश बना लें उसकी, कि पीसीओएस तो ठीक है अभी सर 6 महीनों के लिए हम कर देते हैं ये, कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा एकनी है, लेकिन साथ मेंशन करेंगे पीसीओएस की वजह से, तो जिनोवा आगे सारी जिनोवा की खसूसियात। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हम इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करेंगे। मैं जो स्क्रिप्ट लिखूंगा उनके, उसमें मैं ये कहीं पे नहीं मेंशन करूंगा कि क्योंकि आज का शादियों का सीजन है, या उसके थंबनेल पे मैं दुल्हन ही बना दूंगा, नो। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं ये कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेंट है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया टिल मार्च और अप्रैल। इसका मतलब है अगले साल जून जुलाई में मेरी वीडियो किसी तक पहुंचती, और स्टार्टिंग में जब हो हम ये स्टार्ट कर देते हैं कि अब जैसे कि सितंबर का सीजन स्टार्ट हो गया, हमें पता है सितंबर से मार्च तक शादियों का सीजन चल रहा है, और शादियों में वो दुल्हन को क्या चाहिए था, अब यहाँ पे उसने पॉज कर दिया। ठीक है कि ओके ओके यार, ये तो मतलब एक स्पेसिफिक सीजन के लिए था वीडियो, ये अब मेरे लिए काम की नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी वीडियो निकले तो वो कोई बंदा 10 साल बाद भी देख रहा हूँ तो उसको रेलिवेंट फील हो। तो आपने स्टार्टिंग ये नहीं रखनी कि मखसूस ये है, लेकिन उसमें आपने अपने काम की बात बता देनी है। तो ये होती है अपनी पोजीशन डिफाइन करना। अब ये हर बच्चा गलती कर रहा है इंक्लूडिंग मी। जब मैंने इस गलती को मैंने पता है कब रियलाइज किया था, मेरे ख्याल साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने रियलाइज किया था वो गलती क्या है।
वो गलती ये है कि बेटा जब आप पेज खोलते हो तो आप समझते हो कि आपके ऊपर सोसाइटी की ज़िम्मेदारी आ गई कि आपने अपने इन 2 कंधों के ऊपर पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी लेनी। वो क्या ज़िम्मेदारी होती? मेरा काम मेरा पेज ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिगार्डिंग है। अब मैंने भी हर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की तरह मैंने क्या लिखना चाहा कि जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट को ओपन करे या जब भी कोई बंदा मेरे फेसबुक पेज को ओपन करे, तो वहाँ पे क्या लिखा है, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हू आर प्रोवाइडिंग 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस। पता कुछ नहीं कि 360 में क्या है। या सबने लिखा, चलो मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है? अब गलती ये नहीं कि सबने लिखा तो मैंने भी लिख दिया, मुझे पता नहीं था। पता तो मैं करवा सकता हूँ, ऑब्वियसली मुझे काम करना है इसके ऊपर। क्या आई एम 100% श्योर कि मैं 360 सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ? नो। ठीक है? हर बंदा देखो, आप हो सकता है आप मुझसे भी कोई क्वेश्चन कर मुझे ना आता हो। ठीक है? इसमें कोई भी वो हैरानगी वाली बात नहीं। हर बंदे को सब कुछ नहीं आता। क्योंकि हम इसी प्रोसेस में होते हैं कि हम सीखते रहें, ग्रो करते रहें। आप जब एक ब्रांड खोलते हो, मिसाल के तौर पे आपके कपड़ों का ब्रांड खोला है, ठीक है? अब आगे क्या आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं। तो प्लीज़ इसको मत इस तरह लेके जाओ कि जी हमारा क्वालिटी भी नंबर 1 है, मॉडर्न, स्टाइलिश। सर्दी ऐसे रुकेगा कि इस स्वेटर के नीचे भी बेशक आप कोई वो शर्ट वगैरह ना पहने। ये इतना इसके अंदर लैम्प वूल मैंने लगाया है। नो, आप 1 या 2 चीज़ें बताएँ। आप कहें कि यार देखो, अब हमने अगर इसको वाक़ई सर्दी के लिहाज़ से बनाना है ना, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रॉपर्ली सही वाला लैम्बू लगाते हैं, तो शायद इसकी लुक जो है स्वेटर की निकलेगी, वो जो होता है ना, ये पहले वक़्त में हमारी वालदाएँ या दादी वगैरह स्वेटर्स बुनती थी या सीती थी, तो शायद वो वाली लुक आए। तो इसलिए हम स्टाइलिश का तो हम कह ही नहीं रहे। हम तो क्लेम ही नहीं कर रहे कि हम स्टाइलिश आपको स्टाइलिश लुक देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने तो आपको ये कहा ही नहीं कि 30 दफ़ा भी हाथों से धोएँ या मशीन में धोएँ, इसका ना कोई धागा निकलेगा, ना कोई इसका रंग उड़ेगा। हम किसकी गारंटी दे रहे हैं? सिर्फ़ एक चीज़ की गारंटी दो, कि लोगों को पता हो कि यार एबीसी एक ब्रांड है, हमें बच्चों के लिए अगर कपड़े खरीदने हैं तो वो एक ऐसा स्वेटर प्रोवाइड करता है कि जिसके बाद सर्दी नहीं लगती। इससे क्या होगा? इससे मेरा ज़हन बीइंग अ कस्टमर खुल जाएगा। एकदम मुझे क्लिक होगी ये चीज़ कि यार ये तो कोई दावे कर ही नहीं रहे। ना इन्होंने कोई इश्तिहार चलाए कि यार स्टाइलिश लुक देंगे, आप फवाद खान लगेंगे या बच्चों के फहाद मुस्तफ़ा लगेंगे, आप ये लगेंगे, नहीं। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की गारंटी दी, जिस पे उन्होंने ये कहा है खुल के, अगर ये नहीं है तो वापस आके करो और पैसे हमसे वापस ले जाओ। ना स्टाइलिंग की, ना इसके अंदर जो-जो चीज़ें इस डोमेन में आती हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पे खेला, वो क्या है? सर्दी रोकना। तो ये काम करें, आप जो भी काम करें, जो भी सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी 1 या 2 चीज़ें रखें। अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको आगे लेके चलूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम अ 360 सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मैं अगर पढ़ाने की तरफ आऊँगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा भई मुझसे एसईओ भी कर लो, मुझसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी कर लो, मैं ये भी कर लो, मैं ये भी कर लूँ, मैं गूगल एड्स भी सिखा दूँगा, क्या मसला है यार? यूट्यूब पे एक मैंने वही देखनी है ना, 1 घंटा लगा के ट्यूटोरियल देखना है ना, तो मैं तो वैसे ही मेरा तो काम ही यही है। मैं तो हर रोज़ यूट्यूब पे चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या मसला है? मैं सिखा दूँगा, क्या मसला है? नो। फिर मैं वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाऊँगा। मैं अगर ये करूँगा तो मैं कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया के आपने एड्स चलाने हैं प्रॉपर्ली, आपने नंबर 2 ब्रांड बनना है, नंबर 3 स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करनी है। ये 3 में मैं चाहूँगा कि यार मेरा नाम बिल्डअप हो, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं। मैं बाकियों में नहीं आऊँगा आपके ऊपर। गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, टिकटॉक पे भी हूँ, स्नैपचैट भी कर लूँगा, बस आ जाओ, नो। मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी बनानी है। तो दिस वाज़ द थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं। पहले एक चीज़ को पकड़ लो, एक चीज़ पकड़ ली, जब इसमें सोसाइटी में नाम फैल गया ना कि हाँ यार ये है, उसके बाद कुछ एक नया सीखो और फिर इम्प्लीमेंट करो। इकट्ठे ये सारी चीज़ें ना लेके आओ। आप में उसमें क्या फ़र्क रहा? कोई भी ट्रेनर आप पकड़ लो, ये कहता है मैं कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी पढ़ाता हूँ, मैं एसईओ भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, मज़े की बात है, मैं भी सब कुछ ही पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे ना सर, वो बताएँ कि जिसमें मुझे भी पढ़ने में मज़ा आया, आपको भी पढ़ने में मज़ा आया, कि हम ये ना कहें कि अब जैसे लिटरली मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, मैं नहीं बार-बार टाइम देख रहा कि यार कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। मैं वो मज़ा उस चीज़ का है। तो फिर मैं आपको कहूँगा बेटा स्ट्रैटेजी बिल्डअप, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया के एड्स। ऑब्वियसली उसमें फिर सारा सोशल मीडिया मैनेजर जिसमें चैट जीपीटी आपको पता है, हर बंदे को लगता है कि हाँ, मुझे पता है चैट जीपीटी, लेकिन ओनली 1 और 2% लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी की में प्रॉम्प्ट दी कैसे आती है, कि अगर आपने अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स निकाल के कंपनी को खड़ा करना है। वो सारी चीज़ें, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो मैं कभी बाकियों में क्लेम नहीं करूँगा। तो आपने जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, आप कब बेच रही हैं, आप जो है कपड़े बेच रही हैं, आप पढ़ा रही हैं, आप जो है कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, उसमें अपनी सिर्फ़ 1 से 2 स्पेशलिटी को रखें। खाड़ी को देखें, नाम बन गया, कितने सालों से खाड़ी चल रहा है। अब क्या है, जब ब्रांड बन जाता है, फिर वो थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
शायद आपने से किसी ने नोट किया हो, पिछले 1 साल से जब भी आप एम्पोरियम की खाड़ी वाली ब्रांच में जाते हैं, उन्होंने अचार की बॉटल्स रखी हुई हैं। ये क्या होता है? टेस्टिंग होती है। देखो ना, बिल्कुल ही अलग डोमेन है। कपड़ा कहाँ, दुपट्टा कहाँ, शलवार कहाँ, एकदम अचार की बॉटल रखती है। तो क्या अगर ये शुरू में लेके आते हैं, नहीं चलना था। आई डोंट नो, मैंने खाड़ी पे इतनी रिसर्च की कि अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा। लेकिन वो जो अचार की बॉटल्स लगाना मकसद वो क्या था? बेसिकली टेस्टिंग थी। बाकी इसको हम रैप अप करते हैं आज के लिए, और रैप अप करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने आपके लिए फटाफट ये एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन बनाई थी 6-7 स्लाइड्स की। अभी भी अगर जिन बच्चों को लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा कर रहा है, हर बंदा कर रहा है, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप उन चीज़ों को छोड़ दो। इस चीज़ से आज़ाद होके सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सही फ़ील्ड में या नहीं फ़ील्ड में? पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि करंट ये 2024 की मैं आपको ट्रेंड्स दिखाने लगा हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सॉरी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ट्रेंड्स क्या हैं। हमारी टोटल 191 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट। कौन कितना कर रहा है, आगे मैंने मेंशन किया। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 191 मिलियन है। अब आप कहोगे सर अगर थोड़ा-सा आप इसको और कैटेगराइज़ कर दें तो और आसानी हो जाएगी। मेरा तो पर्टिकुलरली है ही सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा प्रोडक्ट जो कि ख़वातीन के लिए। तो अब इसमें से कितनी ख़वातीन कर रही हैं? या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो है ही सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल हज़रात के लिए। तो उनमें से कितने लोग जो हैं वो मेल हज़रात का कर रहे हैं? तो मैं आपको कहूँगा चलिए ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं। हम इसको कर देते हैं कैटेगराइज़ेशन। यहाँ पे आ गए। अब कैटेगराइज़ेशन जब मैंने की, ये अगेन ये 2024 की मैं आपको ट्रेंड्स बता रहा हूँ, ये ऑब्सोलीट नहीं है, आउटडेटेड नहीं है। 143 मिलियन जो है मर्द हज़रात वो कर रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और 48 मिलियन ख़वातीन जो हैं वो सोशल मीडिया पर है। ओके, अब हम कहते हैं कि यार इनको अगर और कैटेगराइज़ करते हैं कि औरतों की इसके मुकाबले में रेशियो कम है। लेकिन 48 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, मर्द लोगों की निस्बत कम है। अब हम कहते हैं कि ये देख लेते हैं कि यार इनमें से कौन-सी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है। अब जब मैंने ये बनाया तो मुझे पता लगा कि आपकी जो मैच्योर ऑडियंस है, जो कि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर होती है, वो कितने-कितने परसेंट है। ख़वातीन की 28% है, ऑलमोस्ट लगभग 20% जो है वो कहाँ फेसबुक पे ख़वातीन मौजूद हैं। फिर जो मर्दों की है वो बहुत बड़ी-बड़ी तादाद आपकी यूट्यूब और फेसबुक का अभी भी इस्तेमाल कर रही है, 72% 80%। तो इट मीन्स अगर आपका जो बिज़नेस है, अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी है जो मैच्योर ऑडियंस में आती है, चाहे वो मर्द हों या वो हों फीमेल, खैर मर्द तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें, फीमेल्स भी अच्छी खासी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत कम बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिसमें यूथ इन्वॉल्व ना हो। ठीक है? बहुत कम 2 या 3 होंगे, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गाड़ियों का बिज़नेस हो गया। अब वो भी इतना नहीं रहा क्योंकि जब से आपकी यूट्यूबिंग का ट्रेंड आया पाकिस्तान के अंदर, तो यूट्यूबर्स ने तो आपको पता है वैसे ही अर्निंग मचाई हुई है। टिकटॉकर्स ने अर्निंग मचाई, वो प्लॉट पे प्लॉट माशाल्लाह, या कमर्शियल क्या कहेंगे ऐसे फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हो गए, महँगी से महँगी गाड़ी वो ले रहे हैं। लेकिन ऑन द होल जो है अभी यूथ ये चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। वो कौन करता है? मैच्योर ऑडियंस करती है। तो इसका मतलब है बाकी ऑलमोस्ट हर बिज़नेस ऐसा है जिसमें यूथ इन्वॉल्व है। तो आपकी यूथ फीमेल में 36% जो है वो कहाँ पे मौजूद है? इंस्टाग्राम पे मौजूद है। 64% मर्द हज़ार इंस्टाग्राम पे मौजूद है। स्नैपचैट के ऊपर 27.8 फीमेल और 68.7 मेल हज़ारात हैं। तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टैट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फिर आगे मैंने एक और जब थोड़ा-सा इसको और स्टडी किया, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास आई इन्फॉर्मेशन, वो ये था कि अब जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, एक तो जिनोवा है, एक और है वो है इंटीमेट हाइजीन है, मेडिसिन्स है। तो ये वहाँ के लिए मेरे बड़ी काम की निकली कि 48.6% जो खवातीन हैं, मतलब आउट ऑफ 48 मिलियन, ठीक है? नॉट 191 मिलियन की बात नहीं कर रहा। आउट ऑफ 48 मिलियन खवातीन, उनमें से 48.6% खवातीन वो हैं जो हाइजीन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदती हैं। ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जो है खरीदती हैं। तो इसका मतलब है वो मर्द या वो खवातीन जिनका बिज़नेस इससे रिलेटेड है, तो उनको पता लग गया कि अब हमारे पास जो एक पूल है, वो बहुत बड़ा पूल है। ठीक है? ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए था कि बेटा सैचुरेशन जो आई हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल 1 पे है। ठीक है? लेवल 1 पे क्या है? पेज बना लेंगे, एड्स चलाना आता है, पता है इंस्टाग्राम को बिज़नेस को प्राइवेट पर्सन पेज को बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ब्रांडिंग है, रीपोज़िशनिंग है, ये तो बहुत ऊपर-ऊपर से कि 1 घंटे में मैं जो-जो आपको बता सकता था। बिलीव मी ये बहुत बड़ा पूल है और बहुत कम लोग हैं, बहुत 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 छोटा से अवाम है इस वक़्त जो कि इन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड है या इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में से जो बंदा इधर आना चाहता है, तो बेटा वो लेवल 1 पे ना आए, लेवल 2 पे आए।
इस चीज़ को सीखो और इसके लिए मैंने आपको स्लाइड सिखाए हैं, ताकि आपको पता लगे यार ये कितना बड़ा समुद्र है जो अभी खाली पड़ा हुआ है। इन लोगों को हमारी सर्विसेज़ चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए मैंने ऐप बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये जो आप देख रहे होते हैं कि सैचुरेशन आ गई है, अब इसलिए जॉब्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, जॉब से हट के देखो, जॉब अब इसका जॉब जो है बहुत छोटी चीज़ लग रही होती है आपको, लेकिन मैं कभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है जॉब को बिल्कुल वो ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस पे फ़ोकस करो। बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन शुरू में 1-2 साल एक अच्छी जगह पे जॉब ज़रूर करें। लास्ट स्लाइड जो इसकी है अनस्पोकन ट्रुथ क्या थे, कि हमें बताया जाता है डिजिटल मार्केटिंग का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एड्स चलाने के साथ है, जो कि मैंने लिखा है इट्स नॉट जस्ट एड्स, ठीक है? कंटेंट मार्केटिंग अगर कभी आप में से कोई मुझसे एड सीखे तो मैं आपको बता सकूँ कि कॉपी राइटिंग, एड कॉपी कितनी पावरफुल है और उसके ऊपर आपको कितना ध्यान देना चाहिए। आपकी सेल्स का 25% ताल्लुक आपकी इससे होता है। एसईओ हमें लगता है खत्म हो चुकी है, सारा का सारा पैसा फेसबुक पे लगा तो बहुत गलत है। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, ये कभी इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे तो उसमें ज़रूर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। डेटा एनालिटिक्स जिस समय मैंने कहा था बेटा ऐड चल जाता है, ऐड को ऑब्जर्व करना, वो सेंस डेवलप करना, डेटा को एनालाइज़ करना, वो बड़ा काम रखता है। ठीक है? लोकलाइज़ कंटेंट एक और टिप है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग मिसाल के तौर पे हम जिम का बना लेते हैं पेज कि जी ये जिम का पेज है। ये एक कैटेगरी है, जिम का पेज। लेकिन इसको प्लीज़ लोकल तो नहीं मैं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा नीश वाइज़ करने की कोशिश करो। अब नीश वाइज़ क्या हो सकता है? अ, 5 टिप्स उनके लिए रख लो जो प्रेग्नेंट वुमन है। बाहर के मुल्कों में प्रेग्नेंट वो खवातीन जो है वो भी जिम कर रही होती हैं। अब ये क्या हो गया स्पेसिफिक नीश हो गई, स्पेसिफिक नीश हो गई। पूरी कैटेगरी को नहीं आपने किया। और याद रखें ये स्टडी कहती है, मैं नहीं कह रहा। स्टडी क्या कहती है? स्टडी ये कहती है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं पेजेज़, वो हो रहे हैं जो नीश वाइज़ है। अब एक मैं रख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का पेज बना लेता हूँ कि जी हब ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक मैं कहता हूँ कि यार इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जिन लोगों का रेस्टोरेंट है, अब मैं अगले 3 महीने उनके लिए कंटेंट निकालने लगा हूँ, ताकि वो मेरे मेरे इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। एक मैं कोर्स निकालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो हर तरह का है। एक मैं निकालता हूँ नीश वाइज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या सेल्स बूस्ट कोर्स सॉरी सेल्स बूस्ट कोर्स फॉर रेस्टोरेंट ओनर्स, फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स। ये है नीश वाइज़। क्या नी कि एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैटेगरी एक तबके को मैंने पकड़ लिया। इन लोगों की जो है जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, आम कैटेगरी की निस्बत। ऑटोमेशन इज़ योर सीक्रेट वेपन। मेट्रिकूल हम लोग यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन टूल है। इसको आप लोग देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेज है। लेकिन अगर मल्टीपल पेजेज़ हैं तो हमें बाय करना पड़ता है, तो इसलिए हमने बाय किया हुआ है। और लास्ट है एंगेजमेंट फोकस। जितना एंगेजिंग आपका कंटेंट हो सकता है और अगर आपने एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, तो याद रखिए आपको रील पे खेलना है, आपको पोस्ट पे नहीं खेलना। और रील भी अब सिंपल रील्स का दौर खत्म हो रहा है। अभी चल रही थी 3D टाइप रील्स हो गई, क्या एक और था, अगर कोई मैं बल्कि मिस जवेरी हैं उनको रील फॉरवर्ड करूँगा एंड आई आई वुड आस्क हर कि जो आप लोगों का ग्रुप बना है उसमें वो जो है रील जो है वो सेंड करें। वहाँ पे बताएँ कि अब जो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। सो क्लास दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझसे करें, ताकि मैं आप लोगों को उनका आंसर कर सकूँ। और आई वुड रिकमेंड कि बेटा आप लोग ऑडियो के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछें। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आपने मैकडॉनल्ड्स और एक कैफे की जो एग्जांपल दी थी, आप उसको कोलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा और उसको ब्रीफ करके। जैसे आपने कहा कि हम अगर कैफे वगैरह में जाते हैं तो हम काफी रिलैक्स होके वहां पे, बट हुँ, अगर मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं तो हम उस तरह रिलैक्स होके नहीं के बैठ सकते हैं। हुँ, हुँ। उस चीज को थोड़ा सा आप। मुझे आप थोड़ा-सा ये बता देंगे कि उसमें आपको कौन-सा पॉइंट है जो थोड़ा-सा आपको मतलब सर मुझे मतलब ये समझ नहीं आया कि देखिए कैफे में भी काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं। हुँ, मैकडोनल्ड्स एक बिल्कुल। ब्रांड है, आपकी बात जैसे आपने बताया कि एक हुँ, ब्रांड है, ब्रांड ही आजकल बिकता है। हुँ, हुँ, तो कैफेज में भी तो हुँ, काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं। हुँ, तो हुँ। वहाँ की निस्बत मैकडोनल्ड्स को क्यों इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है? कैफ़ेज़ और में देखें उसका शुरू में जैसे हमने बात की थी कि अगर हम खाली एक नीश को पकड़ लेते हैं आपके लिए ज़िंगर को आप देख लें, ठीक है? आज भी कितने साल हो चुके हैं।
आज भी लोग, मतलब आप जितने भी रिव्यूज ले लें, हमेशा कंपेयर किससे किया जाता है? मैं ये नहीं कर रहा बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा आप कैफे का, सॉरी, फास्ट फूड चेन का रिव्यू लें, विंग्स के लिए और जिंगर के लिए। उनका कंपैरिजन हमेशा क्या किया जाएगा कि यार अगर आप केएफसी के लेवल का खाना चाहते हैं, अगर आप केएफसी जैसा टेस्ट चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं यहाँ पे एबीसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, या मैं XYZ फास्ट फूड चेन में आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। अब ब्रांड का, जब मैंने शुरू में कहा कि यार ये शॉर्ट टर्म काम नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग का, तो ब्रांड्स की तो डेफिनेशन ही से स्टार्ट होती है। ये मैकडॉनल्ड्स को उठा के देख लें, आप ये केएफसी को उठा के देख लें, कितने 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 सालों के बाद जाके धक्के खा के इनका काम स्टार्ट हुआ। फिर पीछे एक एक स्ट्रेटेजी थी, एक ही चीज थी, एक ही फॉर्मूला था, उसको बहुत एंड तक लेके गए। अब आप ये कह रहे हैं, अब आपका सवाल ये था कि इतने सारे कैफेज हैं, ठीक है, अगर हम कैफेज को तो इनके प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना तुक नहीं बनेगी, क्योंकि कैफेज जो होते हैं वो ज्यादा, अगर जैसे आर्केडियन जैसे कैफेज की हम बात करें, तो वहाँ पे मोस्टली आपको क्या मिल रहे होते हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज होती हैं, स्पेशलिटीज उनकी होती हैं, जितना भी कॉन्टिनेंटल आपका जो होता है खाना होता है वो होता है। उनके वहाँ पे भी आपको बर्गर्स मिलेंगे, आपको स्टेक्स भी मिलेगी आर्केडियन में। लेकिन अगर आप किसी एक फूड लवर से पूछो, तो हमेशा आपको एक मशवरा देता है कि आप कभी भी किसी भी जगह पे जाओ ना, मिसाल के तौर पे देसी जाते हैं आप, लाइक गोर में चले गए या सिरबोस चले गए, तो हमेशा आपको मशवरा देगा उनके पास भी बर्गर्स होंगे। तो जहाँ पे जा रहे हो उसकी स्पेशलिटी, लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या है, या सिरबोस की क्या स्पेशलिटी, जो उनका देसी हांडी होगी, उनकी सब्जी होगी, कबाब होगी, ये चीज़ होगी। तो अगर मैं मैकडॉनल्ड्स को कैफेज के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर रहेगा। इनको अगर हम कंपेयर करते हैं किसी लोकल, या लोकल से उठ के भी, हट के भी, बर्गर किंग, ठीक है, अब आप देख लें, बर्गर किंग इट्सेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है। अब इसके ऊपर हम जो है एक केस स्टडी अगर आपने डिस्कस करें, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल एक और सेशन जो है रख सकते हैं। मैंने ना ऑलमोस्ट शायद 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले नेक्स्ट स्किल के अंदर इस स्टडी को हमने पढ़ा था, और मेरे जहन से वो चीज़ निकल गई है। वो जो नाम हमने क्या नाम रखा था उसका, अ, मैं उसको, अगर मैं ज़हन में नाम को रिकॉल करने की कोशिश करूँ, हमने बेसिकली बर्गर किंग वर्सेस मैकडॉनल्ड्स की जो है ना वो सारी स्ट्रेटजी पढ़ी थी, कि बर्गर किंग नाम इटसेल्फ करके एक ऐसा हब है जो कि बर्गर्स का बादशाह है, ठीक है। दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स जो कि नाम से इतना नहीं वो बता रहा है एक आम बंदे को कि बर्गर के बारे में, लेकिन फिर भी हर बंदा मैकडॉनल्ड्स क्यों करे, उसकी मैं कुछ वजूहात बता देता हूँ। देखो, मैकडॉनल्ड ने अपनी हर ऑडियंस को जो है टारगेट किया, क्या बच्चों से स्टार्ट लिया, नंबर 1, जिसका मैंने कस्टमर कंज्यूमर का आपको कॉन्सेप्ट बताया। नंबर 2, जो बड़े थे उनके लिए उसने हर किस्म की चीजें निकाली, मतलब चिकन में भी निकाला उसके अंदर, और साथ में बीफ में भी निकाला। फिर तीसरा उन्होंने थोड़ा और एक्सपेंड किया, उन्होंने मैक कैफे निकाल दी कॉफी लवर्स के लिए, ठीक है। फिर उनका वो आ गया, जिन्होंने कुकीज वगैरह, डोनट्स वगैरह, ये चीजें भी निकालना स्टार्ट कर दी। बच्चों के लिए एक अलग से एक्सपीरियंस पूरा उन्होंने बनाया। वो एक्सपीरियंस क्या था, क्लाउन रखा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने प्लेइंग सेक्शन रखा। अब बाकियों ने भी रखा, लेकिन वही वाली बात है, जो एक दफा पायोनियर होता है ना, वो फिर पायोनियर ही होता है। अब यही साइड आप आ जाते हैं बर्गर किंग की। तो बर्गर किंग का जब मैंने पढ़ा था, तो मोस्टली उनके वहाँ पे जो ज्यादा फेमस हैं वो हैं ग्रिल बर्गर्स। और पाकिस्तान के अंदर ग्रिल्ड बर्गर्स जो खाने वालों की तादाद है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बर्गर्स। तो पहली बात वहीं से उनका थोड़ा सा एक कंपैरिजन लो हो जाता है। दूसरा, जो इनके ग्रिल बर्गर्स, जो इनके प्रीमियम बर्गर्स हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हैं। और इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको हार्डीज के साथ दे सकता हूँ। लिटरली मैकडॉनल्ड्स जो है ना थोड़ा इकोनॉमिकल बन जाता है, लेकिन हार्डीज जो एक्सपेंसिव है। मैं हार्डीज फिर भी कभी ना कभी जाता रहता था, इसलिए मुझे उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी तरह याद है। बर्गर किंग, मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद कभी एक ही दफा गया था 2017 में, वो भी उसके बाद मैं कभी नहीं गया, ना मुझे उनके जहन में टेस्ट, उनका जहन में, ना उनकी प्राइसेस जहन में। लेकिन जो मैं स्टडी की थी, ये सारी मैं उसकी बातें बता रहा हूँ कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी हाई होती हैं। तो ये वजह होती है कि वो सिर्फ एक दो चीजें नहीं होती, सिटिंग या डिस्काउंट या वो चीजें सिर्फ नहीं होती। वो सारी चीजें होती है कि आप किस ऑडियंस को कर रहे हो, और कहाँ पे ऑडियंस, किस ऑडियंस को कहाँ कहाँ पे जो है आप वो उनको बचत दे रहे हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स का हम सब ने सुना है, जब भी आप ड्राइव थ्रू में जाते हैं, उनका जैसे ऑर्डर देने के बाद लास्ट क्वेश्चन उनका क्या होता है कि सर आप मैकडॉनल्ड ऐप यूज करें। उन्होंने अपनी ऐप भी निकाली हुई है। अगेन, आई डोंट नो बर्गर किंग ने निकाली हुई या नहीं निकाली, आई डोंट नो। लेकिन मैकडॉनल्ड इतना बड़ा ब्रांड है कि हमें जो भी सुनी सुनाई बातें मिलती हैं सुनने को लोगों से सोशल मीडिया के ऊपर से, वो मैकडॉनल्ड्स की सुनने की, सॉरी, मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड है कि हमें मैकडॉनल्ड्स की सुनने को मिलती है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं बेटा, जो एक एक सेम दो ब्रांड्स भी अगर इकट्ठे हो, तो उनमें से एक को थोड़ा सा ऊपर प्रीमियम टॉप एच पे ले जाते हैं। जी, किसी और का बेटा कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी।
सर जैसे आपने बताया कि हमें किस तरह से कंपेयर करके चीज़ों को अपनी क्वालिटी वगैरह किस तरह करना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का लाइक कोई भी उसने अभी एस्टेब्लिश करना है ब्रांड, फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर का किसी ने किया है और उसने भी पहला आइटम बनाया है, जैसे कि वेनिटी होगी, वेनिटी मिरर जैसे गर्ल्स के लिए यूज होते हैं, तो हमें हम्म हमें पता होता है कि वो गर्ल्स यूज करेंगे, उनके रूम के लिए होगा। तो जब हम उसके लिए रील्स या एड्स वगैरह बनाएंगे तो हमें तो अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाना है, गर्ल्स वो देख लेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा था कंज्यूमर और हमारा हम्म कस्टमर वो डिफरेंट होते हैं। तो सर हमारे लिए उस टाइम तो गर्ल्स हमारी टारगेट होंगी कि उनके रूम में जाएगा, लेकिन खरीदने वाली तो गर्ल्स नहीं होंगी मोस्टली, बिकॉज उनके पेरेंट्स खरीद के देंगी और बहुत कम होंगे जो खुद खरीदेंगे। तो ऐसे में हम्म हमें क्या करना चाहिए, लाइक हमें हमें वो रील या वो एड वो किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कि हमारा हम दोनों के एक साथ टारगेट कर रहे हों। ठीक हो गया। इस साइड से पहले एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि कभी भी आप जो है डायरेक्ट जो सेल्स का ऐड नहीं चलाते। ठीक है, नंबर 1। आई नो आपने ये नहीं कहा कि आप डायरेक्ट चला रहे हैं, लेकिन मुझे से एक चीज़ याद आई कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बताना मेरा फ़र्ज़ था। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जो इस चीज़ में करते हैं ना अपनी ऑडियंस जानने के लिए, वो हम पे लाइक्स के अंदर टेस्टिंग के दौरान ये काम कर रहे होते हैं। और वो टेस्टिंग कैसे होती है? मिसाल के तौर पे आपने पे लाइक्स का ऐड चलाया क्योंकि आपका पेज नया-नया बना है अभी, ठीक है? अब उसके अंदर जो हम ना 2 या 3 एड सेट्स बना लेंगे। मतलब ऐड एक ही होगा लेकिन उसके अंदर मैं 3 से अगर मैं हूँगा ना, मैं क्या करूँगा मैं 3 से 5 डिफरेंट एड सेट्स बना लूँगा, नंबर 1। नंबर 2 अब उस एड सेट का जो क्रिएटिव है मतलब क्रिएटिव से मुराद है जो आपने लोगों को ऐड दिखाना है, जो लोगों के सामने एकदम फेसबुक के सामने ये आ गया। अब इसमें या तो तस्वीर होगी या वीडियो होगी या कोई रील होगी, ये 2-3 चीज़ें होंगी, इसको हम कहते हैं क्रिएटिव। अब वो क्रिएटिव आपने क्या रखना है? अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे, जी ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चेयर है और ये देखें इसमें ये भी है, इसका मटेरियल ऐसा है, प्ला और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 10,000 में मिलेगी। अभी जाके आप बाकी मार्केट से पता करें, आपको 30-30 हज़ार की मिल रही है, हमारे पास 10,000 की मिल रही है। अब यहाँ पे 2 मसले आते हैं। पहला मसला ये आता है कि आपकी एक तो फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है, तो ट्रस्ट करना ऑब्वियसली मुश्किल है कि 30 या 35,000 आपसे 10,000 पे क्यों आ रहे हैं। अब आप अपनी तरफ से अच्छा काम करें कि आप मार्केट पेनिट्रेट कर रहे हैं, अब आप जो है वो करना चाह रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन लोगों को फ़ायदा तब फ़ील होगा जब आपने कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी अपनी बनाई है। क्रेडिबिलिटी बनती कैसे है? क्रेडिबिलिटी वो काम करने से बनती है जो कोई और नहीं कर रहा। अब वो काम क्या है? वो है अवेयरनेस फैलाना और इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेट करना। अब मुझे बता दें फर्नीचर की दुनिया में कितने लोग ये काम कर रहे हैं? बहुत कम कर रहे होंगे, गिने-चुने कर रहे होंगे। हर बंदा क्या कर रहा है, आता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो आप सारे जो भी काम करने हैं, इस तरफ से आओ। देखो, एट द एंड प्रोडक्ट ही बेचना। वो कहते हैं कान को यहाँ से पकड़ के थोड़ा-सा घुमा के यहाँ से पकड़वाओ कान को। अब वो क्या होगा? आप ये बताएँ कि यार बहुत से होता है कि जी हम बड़े-बड़े ब्रांड्स में जाते हैं और हमें बताया जाता है अब अगर आप ये काम कर रही हैं तो शायद आप बता सकें मुझे कि इस वक़्त जो सबसे प्रीमियम लकड़ी होती है वो कौन-सी होती है? मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है कि यार ये फर्नीचर में ये प्रीमियम लकड़ी होती है। जब भी स्पेशली माँ-बाप बेटी के लिए वो फर्नीचर लेने जा रहे होते हैं तो वो लाज़मी उसका पूछते हैं कि अरे ये उस लकड़ी का बना हुआ है फर्नीचर। लेट्स से वो कोई एबीसी हम कह लेते हैं, ठीक है? अब आप उनको अवेयरनेस दें कि यार बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो आपको ये ज़रूर कहते हैं कि यार एबीसी लकड़ी का ये हमने टेबल बनाया हुआ है और आप बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी के लिए या अपने घर के लिए वो लेने जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप लेके आते हैं तो आपको पता लगता है 1.5 या 2 महीने के बाद वो लकड़ी गलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ की बनी नहीं होती। तो आप कभी भी जाएँ और ऊपर से ब्रांड का अपना ठप्पा लगा हुआ होता है। ये सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल देने के लिए नाम ले रहा हूँ, गोरमेट फर्नीचर हो गया या मोहकम हो गया। आपने कभी किसी ब्रांड का नाम लेना नहीं। आपने खुद ही एक सेंटेंस बना लेना है। बड़े-बड़े ब्रांड्स ने नाम लगाया होता है और उसकी वजह से जो प्राइस 50,000 की होती है वो 3-3 लाख पे पहुँच जाती है। आप 3 लाख दे के भी आप वो वाली चीज़ खरीद रहे हो जो कि 12,000 की है। तो जब भी आपने जाना है तो चेक करने का तरीका क्या है? क्या ये वो लकड़ी ऐसी वो है जो बता रहे हैं यानी? तो उसका तरीका ये है कि वो वाली लकड़ी हमेशा इस तरह की होगी या इसको चेक करने का तरीका ये होगा या आप उसके ऊपर अगर आप ये लकड़ी आप उस पे टक-टक करके देखें तो इसकी आवाज़ इस तरह की आनी चाहिए। किसी भी शोबे के अंदर जब कोई बंदा ये वाली आपको एजुकेशन दे रहा होता है ना, तो लोग बैठ के सुनते हैं और यही ट्रिक मैंने अपने पेज के ऊपर लगाना स्टार्ट किया। मैंने अभी अपना पेज अगस्त में बनाया। अगस्त से अब तक, अब क्या अक्टूबर चल रहा है, मेरे लिंक्डइन पे शायद 71 या 72 फॉलोअर्स होंगे। आई नो बहुत थोड़े, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अभी कोई ऐड नहीं चलाया, ठीक है? अभी भी आपने पहले ये भी सीखना है ऐड चलाना कब है, किस टाइम पे चलाना है। किसी एक को भी लिंक नहीं भेजा मैंने। लेकिन क्या है मैं इसे एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ और साथ-साथ बीच में थोड़ा बहुत जैसे अब आज ही हमारी हुई ना वर्कशॉप, अब एक क्लिप मैं लगा दूँगा। अब मैं कह नहीं रहा कि मुझसे आप जो है कि मैं ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं कह भी रहा हूँ।
क्योंकि मैं बेच नहीं रहा ना, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे कोर्स करें, मैं आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूँ। तो मैंने पहले वाला ट्रस्ट जीतना आप लोग का, अवाम का, वो ट्रस्ट मैं इस तरह से जीत रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ मैं कौन, में कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी मैं और आप कैसे बता सकते हैं उस कैटेगरी के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैला के। और ये ऐसी स्कीम है, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और जो ये काम कर रहा है, मैंने प्रैक्टिकली कंपनी के अंदर भी ये किया, मुझे रिजल्ट्स मिले। मैं अपने पेज पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई एड्स नहीं चलाए, लेकिन ऑर्गेनिकली मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरे पास लोग आ रहे हैं, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये काम हमेशा करें। आप अगर फर्नीचर का काम करें तो फर्नीचर के बारे में लोगों को बताएं। अब इस तरह की आप 3-4 वीडियोस बना लें। एक में आप फर्नीचर के बारे में बता रहे हो कि आपने चेक कैसे करना है। नंबर 2 आप उनको ये बता रहे हो कि अच्छा फर्नीचर लॉन्ग लास्टिंग कौन सा चलता है। तीसरे में आप ये बता दें कि किस फर्नीचर की कितनी प्राइस होनी चाहिए। अगर आपको कोई बंदा एक 20 साल की, इसकी 20 साल बनती है, अगर आपको कोई 45,000 मांग रहा है तो आप समझ जाएं वो सिर्फ फजूल का आपसे लूट रहा है। अगर कोई ब्रांड भी होगा 20 का 25 से लेगा, लेकिन इस लकड़ी का या इस सोफे का या इस तरह की टेबल का ज्यादा नहीं बनता। अब जब ऐड चलेगा तब आपने देखना है मेरी कौन सी रील के ऊपर, मेरी कौन से क्रिएटिव के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे पे लाइक्स हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा मेरा विनिंग क्रिएटिव कौन सा है। जब आपको विनिंग क्रिएटिव पता लग जाएगा, फिर वहीं से ऐड के अंदर से हम चीजें निकाल रहे होते हैं कि अच्छा ऑडियंस कौन कौन सी है, ये मेल है या फीमेल है, मेल के अंदर कौन से वो हैं एज के लोग हैं, फीमेल के अंदर कौन से एज के लोग हैं, किस टाइम के ऊपर मुझे पे लाइक्स ज्यादा मिले। ये सारी इच्छी बिच्छी हम एड मैनेजर से निकाल लेते हैं, और अगले आने वाले एड्स के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि ओके मेरी आवाम ये देखना चाह रही है, मुझे इस तरह का ऐड बनाना है और मैं इस टाइम पे चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। फिर इसके आगे बहुत सारी डिफरेंट चीजें आती है कि आपने रीटारगेटिंग क्या करनी है, फिर उसी आवाम को दोबारा ऐड दिखाना है। अब वो आपके ट्रस्टवर्थी बन चुके हैं, ठीक है, आप उनका ट्रस्ट जीत चुकी हो, अब आप कहीं 2 महीने बाद दोबारा से उनको रीटारगेट करके वो कैसे करना, तो वो बहुत लेंथी चीजें वहाँ उमन कोर्स में सारा सिखा रहे होते हैं, ये वर्कशॉप में सिखाया नहीं जा सकता। उनको रीटारगेट करके हम फिर डिस्काउंट लगा देते हैं, या फिर दोबारा से उनका बिहेवियर को समझते हैं, अब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर उनको दोबारा रिटारगेट किया जाता है। फेसबुक पिक्सल का इस्तेमाल किया था, मतलब मुख्तलिफ इसमें चीजें होती हैं। तो अगर किसी के बंदे का कोई भी नया एस्टेब्लिश ब्रांड है तो हमेशा 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 एजुकेशन कंटेंट और अवेयरनेस कंटेंट से काम स्टार्ट करें, एड्स चलाएं और अपनी वहां से ऑडियंस को ढूंढें और फिर उनको अपना बाद में प्रोडक्ट दिखाएं। Thank you, sir. यू वेलकम। ओके क्लास, अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। तो आप जो है एनी टाइम कोई भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे एक्चुअली एक और जगह पे पहुंचना है, 1 मिनट। मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप का नंबर चेंज हुआ है तो मुझे अभी ज़बानी याद नहीं है, मैं इसलिए 1 मिनट यहाँ पे देख के बता देता हूँ आप लोगों को। सेकेंड, ओके, 03326945704। ओके, अगर किसी को ये यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, 03326945704। ठीक है, इस वर्कशॉप का रेफरेंस देकर आप मुझे बता दिएगा ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। तो जब मुझे पता होता है कि कौन सा बच्चा किस इंस्टीट्यूट या किस वर्कशॉप के लिहाज से बात कर रहा है, तो मैं एकदम, मुझे याद आया था कि ओके यार मैंने Sir, इनसे क्या kindly क्या repeat it. 03326945704। ठीक है क्लास, कल फिर हम दोबारा, हमारा 7 से 8 सेशन है आप लोगों के साथ, मेरा आप लोगों के साथ है। तो इंशाल्लाह जो है मैं कल अब आप लोगों से मिलूंगा। कल कुछ और चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए निकाली हुई जो इंशाल्लाह आप लोगों के काम आएंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। Okay, sir. Thank you for joining us, for your time, sir. थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का बेटा टाइम जो बहुत कीमती होता है कि आप लोगों ने बैठे, आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने तवज्जो से सुना। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जो है हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़। Okay, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz.